गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, मैं एस यादव एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों को स्टडी विद विक्रांत चैनल में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम विद्यार्थियों आप सभी को हम यूपी टेट 2018 को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें मैथ सेक्शन को हम आज सॉल्व कराएंगे। मैथ सेक्शन को हम सॉल्व कराएं। देखते हैं मैथ सेक्शन में जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास जो सेट है ये बुकलेट भी है नवंबर में जो हुआ था एग्जाम 18 नवंबर में। इसमें आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे सर लगा दीजिए। उम्मीद करते होंगे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 91 दिख रहा होगा। मैथ सेक्शन जो है 91 से लेके 120 तक के क्वेश्चन मैथ सेक्शन में हैं। ठीक है विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। संलग्न चित्र में रेखा PAQ वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है तथा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। कोण CAQ बराबर 70 डिग्री। तो कोण ABC का मान क्या होगा? ABC का मान क्या होगा? तो इसमें एक फिगर बना है, हम उस फिगर को बनाते हैं, हम उसको चित्र को बनाते हैं। ये क्या हो गया? PAQ BCD, इसको यहाँ ये इस वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त का केंद्र, इस वृत्त के केंद्र से इस पर लंब डाला जाए और इधर ये, और वृत्त के केंद्र से ये दोनों क्या हैं? वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। ये त्रिज्या दोनों त्रिज्या है तो दोनों कोण भी समान होगा। दोनों त्रिज्या समान है, दोनों कोण भी समान हो। कोण मान लो x है, ये भी कोण x हो गया। और उसके बाद एक समांतर एक सीधी रेखा जा रही आसपास करते हुए, तो सीधी रेखा में कितने 180 अंश का कोण होता है? 180 अंश का कोण होता है। तो इसमें एक लंब डाला गया है तो ये 90 में डिवाइड होगा। 90 ये हो जाएगा, 90 अंश ये हो जाएगा। तो ये आपके सवाल में दे रहा है कोण CAQ का मान 70 डिग्री, और इससे इस पर लंब डाला गया तो ये पूरा 90 डिग्री होगा। ये पूरा 90 डिग्री और ये इतना 70 डिग्री हुआ, तो ये इतना कितना होगा? 20 अंश होगा। ये 20 हुआ तो आपका ये भी 20 हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को ये समझ में आया होगा। 20 अंश कैसे हुआ ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये समझ में आया। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग इक्वल टू 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये 20 डिग्री, ये 20 डिग्री, तो 180 में 20 40 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 140। इसका मतलब ये कोण A जो है आपका 140 डिग्री हुआ। उम्मीद करते होंगे ये भी आपको आसानी से समझ में आया है। ये आसानी से समझ में आया तो इसके बाद देखते हैं इसके बाद आगे क्या है। आपको कोण क्या ज्ञात करना है? कोण आपको जो पूछ रहा है कोण ABC का मान पूछ रहा है। ABC का मान पूछ रहा है। तो इसके बाद आपको एक प्रमेय आपके ये सवाल में ये भी दे रहा है। तो आपको सवाल एक प्रमेय आती है। वृत्त के एक ही चाप द्वारा प्रमेय हम लिखते हैं। प्रमेय हम लिखते नहीं, बोल देते हैं, आप लोग ध्यान से देखना। वृत्त के एक ही चाप द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण। वृत्त का एक चाप ये है। वृत्त के एक चाप द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण तथा उसके केंद्र पर बना कोण और उसके परिधि पर ये कोण, परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। अब इससे ये 2 गुना होता है तो ये 140 है तो इसका आधा ये होगा, तो ये 70 डिग्री होगा। उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को ये भी आसानी से समझ में आया होगा। इसके बाद आगे क्या देखते हैं? आगे क्या है? चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चतुर्भुज जो है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD क्या है विद्यार्थियों? एक चक्रीय चतुर्भुज है।
एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण 180 अंश होता है, 180 होता है आमने सामने का कोण। जैसे ये हो गया और ये हो गया, दोनों का योग 180 अंश होगा। ये इतना हो गया और ये इतना 180 होगा, ये 180 होगा। अब जब ये 70 है तो इधर कितना कर दें, इधर 110, इधर 110 कर देंगे तो 180 हो जाएगा विद्यार्थियों। यही कोण आपको ज्ञात करना था, यही कोण आपको पता चल गया 110। अब अपने विकल्प में जाइए, विकल्प नंबर ए में 110 अंश दिया है, विकल्प नंबर ए सही है, इसका विकल्प नंबर 1 सही है विद्यार्थियों। विकल्प नंबर बी में 70 दिया है गलत है, 90 गलत है, 80 गलत है। विकल्प नंबर ए जिस विद्यार्थी को आ रहा होगा वो सही है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आज के लिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्वेश्चन नंबर पेपर का जो पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 92। अगला क्वेश्चन लगाइए सर 92। ठीक है, स्क्रीन पे उम्मीद कर रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 92 आपकी स्क्रीन पे लग गया होगा, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 पेन का क्रय मूल्य, 8 पेन का सीपी, सॉरी 8 पेन का सीपी और 6 पेन का एसपी और 6 पेन का एसपी। 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो और इसमें आप देखिए, जैसे इसमें दिया है 8 पेन 6 पेन, तो क्या है लाभ बराबर, आप सूत्र देखे होंगे। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है लाभ बराबर। और जब इसमें दिया रहता है जैसे 8 रुपये में खरीदे 6 रुपये में बेचे, तब ये रहता है। जब इसमें संख्या दिया रहता है तो ये लाभ में हो जाता है। तो क्रय मूल्य माइनस कर दो, विक्रय मूल्य कर दो और उसके बाद बटे 100 कर दो। तो देखते हैं इसका लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो ये 8 में से 6 गए, 2/6 गुणे 100, यही कर दो। ये यहाँ 2 ना करो तो ऐसे कर दो, 8 - 6/6 गुणे 100, तो ये 2/6 गुणे 100, ये 3 से ये काटोगे 33, 3 53, 3 53, 33 से 1/3%। ये आपका आंसर है। विकल्प नंबर ए 92 में विकल्प नंबर ए आपका सही है विद्यार्थियों। ठीक है, आगे चलते हैं। जिन जिन विद्यार्थियों का विकल्प नंबर ए आ रहा होगा उनका क्वेश्चन सही है विद्यार्थियों। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती हैं? तो परिमेय संख्या मैथ में बहुत अच्छे से ये सब टॉपिक जो हैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं विद्यार्थी। ठीक है, अभी तो ऑनलाइन नहीं पढ़ाए हैं। आप लोग कहेंगे कहाँ पढ़ाए हैं, तो ऑनलाइन अभी नहीं पढ़ाएं, बस ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं, टाइम न मिल रहा। बाकी ऑफलाइन बैच में ये सब पढ़ा चुके हैं विद्यार्थी। ठीक है, चलते हैं। परिमेय संख्या कह रहा है, परिमेय संख्या होता क्या है? परिमेय संख्या होता क्या है पहले आप लोग जानिए। वह संख्या जो जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो क्या कह रहा है? परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य। 3/5 को संख्या बदलो तो ये 0.536, यानी 0.6 से लेकर ये 0.8, 0.6 से लेकर 0.8 के बीच में नहीं आती है कौन सी संख्या? तो विकल्प नंबर ए चेक करो। विकल्प नंबर ए क्या है? 7/10 है, तो इसको दशमलव लगाओगे 70 बनेगा। 7 दाम 70, 0.70, 0.7, तो 0.6, 0.8 के बीच में 0.7 आता है, इसलिए यह नहीं होगा। बी नंबर देखते हैं। 19/20 है, तो इसमें दशमलव लगाए 190 हुआ। 20 दहम्मा 200, 20 अट्ठे 8, 10 हुआ 20 पंचे 100, 8 दशमलव इतना,
तो ये क्या क्वेश्चन था 6 से 8 के बीच में, तो 8 से प्लस हो रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 93 में एक मिनट विद्यार्थियों, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन सी नंबर, सी विकल्प चेक करते हैं। 2/3 था, 2/3 था, तो इसको करते हैं 0.3 18, इतना हुआ, ये भी नहीं होगा। डी विकल्प चेक करते हैं। डी विकल्प क्या है? 16/30, 0.03 ये देखो, ये जो 62 था, 62 इसके बीच में था, 85 था इसके बीच में, इसके साथ था, ये 7 था, ये 5 इससे पहले था, तो इससे इसके बीच में कौन सी संख्या नहीं? विकल्प नंबर डी आपका सही है, विकल्प नंबर डी सही है विद्यार्थियों। ठीक है, उम्मीद करते होंगे सभी को ये तो समझ में आया होगा। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आया तो ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 आप लोग लगाइए, नहीं तो हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है? 94 क्या है? यदि यदि 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 92 रुपये है। क्या है देखते हैं। 3 पेन प्लस 2 पेंसिल, पेन को पी से, पेंसिल को पीसी से, प्लस 4 रबर को का मूल्य 92 रुपये है। इतना जो क्वेश्चन में कह रहा है ये लिख रहे हैं। उसके बाद क्या है? 92 रुपये। 8 पेंसिल 6 रबर का मूल्य 68 रुपये है। 8 पेंसिल पीसी प्लस 8 पेंसिल और 16 रबर, 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य कितना दे रहा है? 68 रुपये। तो इसमें देखिए आप लोग इसको 4 से भाग दे दीजिए तो होगा 4 दूना 8 प्लस 4 चौक 16 इक्वल टू 4 एक 4, 2 6 2, 4 7 28, 17 चौक 68, इतना हुआ। अब ये आया, ये क्वेश्चन में दिया था इसको लिख लिए, ये क्वेश्चन में दिया था इसको लिख लिए, इसमें 4 से भाग दे दिए, ये आ गया, ये आ गया। अब इसमें 2 पेंसिल 4 रबर का मूल 17, 2 पेंसिल 4 रबर के मूल को यहीं पर 17 रख दो। ठीक है, 3 पेन प्लस इसके जगह आप 17 रख दो इक्वल टू 92, ये हुआ। तो 3 पेन इक्वल टू 92 माइनस 170, 17। अब 92 में 17 घटाओगे कितना आएगा? 75, 75। 3 पी इक्वल टू 75, पी इक्वल टू 25, पी इक्वल टू 25। अब क्या आया? इतना आया। तो 24 पेन का मूल्य, तो 24 पेन का, एक पेन का मूल्य 25 रुपये, तो 24 पेन का मूल्य 24 × 25, तो 25 चौके 100, हासिल लगा 10, 25 दूना 50, 10 60, 600 रुपये। 600 विकल्प नंबर डी आपका सही है, विकल्प नंबर डी सही है विद्यार्थियों। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95। अगला क्वेश्चन लगाइए सर, 95 लगाइए। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, 95 लगाइए। ठीक है, 95 लगाइए सर। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है विद्यार्थियों? हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं यदि हमें एक त्रिभुज की रचना करना है, यदि हमें का हमें दिए गए हैं। अब इसमें विकल्प नंबर डी पे चेक करते जाइए। दो भुजा
दो भुजा दिया है और उनके मध्य का कोण दिया है, उनके मध्य का कोण दिया है। तो आप त्रिभुज के हम आगे चलते हैं विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 95 पे। 95 क्या कह रहा है? हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं यदि दिए गए हैं। यानी कि क्या क्या रहेगा हमारे पास, हम त्रिभुज की रचना नहीं कर पाएंगे। इसमें विकल्प नंबर डी से हम स्टार्ट करते हैं। दो भुजा एक, उनके मध्य का कोण, दो भुजा मालूम रहेगी, उनके मध्य का कोण मालूम रहेगा तो हम त्रिभुज की रचना कर लेंगे। ये विकल्प नहीं है, कर लेंगे, इससे रचना हो जाएगी। केवल तीन भुजा रहेगी, तीन भुजा रहेगी तो हम त्रिभुज की रचना कर लेंगे, ये भी गलत है। उसके बाद अगला विकल्प क्या है? बी, दो कोण, उनके दो कोण एक भुजा रहेगी तो हम तब भी कर लेंगे। तीन कोण रहेगा, केवल तीन कोण मालूम रहेगा तो हम त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं। विकल्प नंबर ए सही है, विकल्प नंबर ए सही है 95 में। अब 96 क्वेश्चन लगाइए सर। 96 क्वेश्चन नंबर 96 चलते हैं। क्या कह रहा है? यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50% तथा 20% वृद्धि का दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना प्रभाव पड़ेगा? इसके लिए रामबाण फार्मूला लगाते हैं। रामबाण फार्मूला क्या है? x + y + x y अपान 100, ये रामबाण सूत्र है। ये सूत्र क्या है? रामबाण सूत्र, रामबाण सूत्र है, परसेंटेज है, परसेंटेज में रामबाण सूत्र है। इसमें क्या कह रहा है? लंबाई 50% वृद्धि, तो 50 + 20 + 50 × 20/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 दूना 10। ये देखो 50 20 70, 50 20 70 + 10, 5 दूना 10, 70 10 80, 80%। तो 80%, इसमें परसेंट में नहीं दे रहा है, परसेंट में नहीं दे रहा, भिन्न में दे रहा है, तो 80% को भिन्न में चेंज करिए। 80%, तो परसेंट माने 100, 1 0 से 1 0, 4 दूना 8, 4 दूना 4 पंचे, 2 चौके 8, सॉरी 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 4/5। विकल्प नंबर ए सही है, विकल्प नंबर ए सही है। 96 का विकल्प नंबर ए सही है। जिन जिन विद्यार्थियों का विकल्प नंबर 1 आ रहा था वो क्वेश्चन सही है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 आप लोग देखिए, लगाइए सर। 97 क्वेश्चन लगा दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है? सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट पैमाने में यह ताप क्या है? तो फ़ारेनहाइट पैमाने में आप जान रहे हैं 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट। ये जीएस का क्वेश्चन है। इसके बाद 98 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 आज के लिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? यदि 1² + 2², यदि 1² + 2² प्लस ... 9 के स्क्वायर इक्वल टू 385, तो 0.11 का होल स्क्वायर प्लस 0.22 का होल स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ... 0.99 का होल स्क्वायर, ये दिया है। अब इसमें देखिए, हम इसको ऑफलाइन बैच में बहुत अच्छे से बच्चों को समझाया है। एक बच्चा बायोलॉजी का था, वो पूछ रहा था, उसको देखिए, इसको आप लोग समझिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.11 को हम 0.11 × 1 ये लिख सकते हैं, इससे यही लिखे हैं। और देखिए विद्यार्थियों, 0.22 को हम 0.11 × 2, 11 दूनी 22, यही लिखते हैं। 0.11 ये प्लस ... प्लस 0.11 × 9 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं।
अब इसमें 0.11 का स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 1 का स्क्वायर बचा प्लस 2 का स्क्वायर बचा प्लस डॉट 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 9 के स्क्वायर बचा। इसके बाद इसका हम देखते हैं 0.11 को 11 के स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, ये हो गया। गुणे इसका मान क्या है 385 क्वेश्चन में दिया है। 385 में इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा विद्यार्थियों, 385 में 121 का गुणा करो विद्यार्थियों। 385 में 121 का आप लोग गुणा करिए तो क्या आता है बताइए। 385 में 181 का आप गुणा करेंगे तो आएगा 34,485, तो आएगा 34,485, ये आएगा। 2 अंक बाद दशमलव है तो गुणा करोगे, 4 अंक बाद दशमलव लगा था 3.4485। कौन सा विकल्प है, विकल्प नंबर ए सही है, विकल्प नंबर ए सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए सर 99। क्वेश्चन नंबर 99 लगा दीजिए सर। क्या था, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुना हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि उससे दर से तिगुना हो जाएगी। क्या कह रहा है, कोई राशि है जैसे माना 100, ये जो है 10 वर्षों में, 10 वर्ष में दोगुना 200 हो जाती है, फिर कितने वर्षों में तिगुना हो जाती है, यानी 300 कितने वर्षों में हो जाती है, फिर 10 वर्षों में, फिर 10 वर्षों में, फिर कितने वर्षों में यह राशि उसी दर से साधारण ब्याज में वही बढ़ता है। तो एक 10 वर्ष 10 20 वर्ष, 20 वर्ष आंसर आएगा, 20 वर्ष। विकल्प नंबर ए सही है विद्यार्थी, विकल्प नंबर ए सही है। और ये P बराबर RT वाले, I बराबर PRT/100 वाले फार्मूले से भी आ सकता है विद्यार्थी। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, खेल के मैदान का 80 मीटर व्यास वाले, ये देखिए, ये आप लोग का एक वृत्त हो गया। अब इसमें 80 मीटर व्यास वाले, इसमें अधिकतम लंबाई के एक वर्ग है, ये हो गया। अब इसमें क्या है, 80 मीटर व्यास वाले, अर्थात यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया 80 मीटर। ये 80 मीटर व्यास वाले वर्ग का विकर्ण, ये वर्ग का विकर्ण हो गया, तो वर्ग का विकर्ण ये हो गया, वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर 80 हो गया। वर्ग के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, वर्ग के विकर्ण का फार्मूला भुजा √2, भुजा a√2, a√2 होता है इक्वल टू 80 होता है, तो a इक्वल टू 80/√2, 80/√2, अर्थात भुजा क्या आ गई आपकी, वर्ग की भुजा आ गई 80/√2। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो 80 के स्क्वायर 80/√2 इंटू 80/√2, 80 80 8 8 दूनी 16, 8 64, सॉरी 8 64 हो जाएगा, अपान नीचे 2 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये 3200 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बस 3200 मीटर स्क्वायर, 3200 मीटर स्क्वायर। विकल्प नंबर कौन सा है, विकल्प नंबर ए सही है विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 100 में विकल्प नंबर ए है, आज के ये विकल्प नंबर ए सही है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। अगला क्वेश्चन लगा दीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 101 लगा दीजिए।
ठीक है, उम्मीद करते होंगे स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है? 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 52 अंक अर्जित किए। पाई चार्ट में इसका संगत कोण क्या होगा? पाई चार्ट में इसका संगत कोण आप लोग को पता होगा। पाई चार्ट में जो है इंगित कोण अर्थात एक वृत्त में जो पाई चार्ट में एक वृत्त के अंतःवृत्त का कोण जो होता है पूरा 360 होता है। पूरा 360 होता है, आप लोगों को पता है ये। तो क्या कह रहा है? 240 अंकों की एक परीक्षा में 240 अंकों की एक परीक्षा में 52 अंक अर्जित किए हैं पाई चार्ट में। 240 अर्थात पाई चार्ट में आप 240 अंक पाए, इतने में 360 में तो एक में क्या होगा? 360 अपान 240 करोगे, 0 0 कटा, 12 दूना 24, 12 तीन 36 अर्थात 3/2 आया। 3/2 आया, इतना हो गया। 3/2 आ चुका। इसके बाद चलते हैं 52 अंक अर्जित किए। तो 52 अंक अर्जित किए तो 52 गुणे 3/2, तो इससे ये काटोगे 52 से ये 26 हो जाएगा। 3 से 3 6 18 की 8 हाथ से लगा 1, 3 दूना 6 7 78 78। आपका विकल्प नंबर सी सही है। विकल्प नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 101 का विकल्प नंबर सी सही है विद्यार्थियों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए विद्यार्थियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 102 बहुत आसान क्वेश्चन है, परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करते होंगे ये भी आपको समझ में आया है। और 102 नंबर क्वेश्चन सभी विद्यार्थी कर लिए होंगे। जो नहीं किया है उसको हम दिखा दे रहे हैं, कर लो विद्यार्थियों। मैथ से डरने की कोई बात नहीं। कुछ टेट सुपर टेट के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैथ से डरते हैं। जैसे लड़कियां अधिक मैथ से डरती हैं, क्योंकि लड़कियां मैथ आर्ट साइड की जो लड़कियां हैं हमारी बहनें, वो लोग ये यूपी टेट जो है, यूपी टेट में मैथ से बहुत डरती हैं। तो डरने की कोई बात नहीं, बस आप पढ़िए, जहाँ ना समझ में आए बताना। 102 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? P% 36 है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। का मतलब गुणा होता है माय डियर, का मतलब गुणा होता है। P परसेंटेज का मतलब बटे 100 होता है, इक्वल टू 36 होता है। तो P² हो जाएगा यहाँ से। P² इक्वल टू 100 इंटू 36। तो P इक्वल टू करणी में 100 इंटू 36। तो यहाँ से P इक्वल टू 100 का हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 6, अर्थात गुणा करोगे 30, इसका आ गया 60, आ गया 60, आपका आंसर आ गया। विकल्प नंबर डी सही है। 102 का विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन 103 क्वेश्चन लगाइए सर। 103 जो क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है। टेट सुपर टेट में जो है यूपी टेट में आपका बहुत बेसिक मैथ पूछा जाता है। इतनी आसान मैथ किसी भी एग्जाम में नहीं आती है विद्यार्थियों। आप लोग कहेंगे सर बोले इससे आसान मैथ कहीं नहीं आती है, बस आप पढ़ते नहीं हैं। इससे पढ़ते नहीं हैं, आपको अच्छे से पहले से मैथ का नॉलेज नहीं है, इसके लिए आपको कठिन लग रही है। हमारा क्लास आप करिए, आपको आसान लगेगी। बस आप 2 4 10 क्लास हमारा करिए बस। और स्टडी विद विक्रांत चैनल पे हम आपको अभी तो रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, बस मैथ भी जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। अभी टाइम का टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है। हम इसके लिए आज क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं, ज़्यादा ना बात करते हुए। क्वेश्चन नंबर 103 क्या है? यदि 2352 को 2 पे पावर x इंटू 3 पे पावर y इंटू 7 पे पावर z
तब x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका इस क्वेश्चन का कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसमें सबसे पहले आप करिए 2352 का आप गुणनखंड कर लीजिए। 2352 को आप गुणनखंड कर लेंगे, मगर हम करके आपको दिखा दे रहे हैं क्योंकि जिनको बेसिक भी नहीं आता उनको समझ में आ जाएगा। 2 से काटिए तो 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, 1 इसमें 15 हो जाएगा, ये 7 से कटेगा, ये 6, फिर 2 से जाएगा तो 2 पंचे 10, 1 11, 1 ये जाके 17 बन गया, तो 2 8 16, 1 2 8 16, फिर 2 से करिए 2 दूना 4, 2 9 18, 2 चौके 8, फिर 2 से करिए 2 1 2, 2 चौके 8, 2 7 14, नहीं डैमेज हो रहा है। 1176, 588, 200 नहीं 588, फिर 294, फिर 147, हाँ नहीं सही है। इसके बाद इसको 3 से काटिए, 3 से काटेंगे तो क्या आएगा, 3 चौके 12, 2 3 9 27, जब 7 से काटिए तो 7 7 49, फिर 7 से काटिए तो 1। गुणनखंड में क्या आया, यहाँ लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, ये इतना आया यहाँ से यहाँ तक। यही चीज़ लिखें। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4, फिर 2 पे घात 4 इंटू 3 पे 1 घात 1 2 7 पे 2 घात, ये भी लिख सकते हैं ये। ठीक है, हम इसको गुणनखंड को इरेज कर देते हैं। गुणनखंड करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो रफली कार्य है, मगर आप कर लेना, जिसको नहीं आता है वो। अब इसको 2352 को हम ये लिख सकते हैं 2 पे घात 4 गुणे 3 पे घाते 1 गुणे 7 पे घाते 2 इक्वल टू 2 पे घाते x गुणे 3 पे घाते y गुणे 7 पे घाते z गुणे 7 पे घात z, इतना लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद क्या होगा। अब इसमें आप ये नियम होता है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। जब दो संख्याओं का गुणा होता है उसकी घात जो होती है आपस में ऐड हो जाती हैं। तो गुणा में घातें, इसका गुणा करिए 2 गुणे 3 गुणे 7 किए तो घात जोड़े जाएगी, 4 1 5 2 7 हो जाएगी इक्वल टू 3 2 2 3 7 का आपस में गुणा करोगे तो घात ऐड हो जाएगी, इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगी। आधार समान है तो घातों की तुलना, ऐसे उसके नीचे लिख लो, आधार समान है तो घात की तुलना करने पर, आधार समान है तो घात की तुलना, अर्थात 7 इक्वल टू आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आया 7, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 7 आया। विकल्प नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 103 का विकल्प नंबर सी सही है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 103 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर आगे क्वेश्चन नंबर 104 लगाइए। अब आप लोग 104 क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 104 बस आप लोग पढ़ते जाइए। हम आपको गारंटी ले रहे हैं, मैथ में हम आपको 30 में 30 दिलाएंगे। 30 में 30 दिलाने के लिए हम हैं, आपको गारंटी से कह रहे हैं। आप बस मेरे क्लास को देखते जाइए, मेरे क्लास को देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर कितना था 104। 104 में क्या है, 100 के समभाजकों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 104 में क्या कह रहा है, 100 के समभाजकों की संख्या। इसका मतलब 100 के समभाजकों की संख्या। इसका कहने का मतलब 100 किन 100
100 से छोटी 100 किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकता है? 100 न्यूनतम 100 किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकता है? 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 से विभाजित हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, नहीं, 2 से, 4 से, 10 से, 2 से, 4 से, 10 से, 20, 50, 20, 50 और 100 से। तो कितने संभाजक हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यही 6 बताना है आपको। विकल्प नंबर बी सही है। विकल्प नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 104 में विकल्प नंबर बी। सर अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 105 लगाइए। विकल्प नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 105 लगाइए सर। बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है? 5 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेमी भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं? 15 सेंटीमीटर की कोई भुजा है, जैसे 15 सेंटीमीटर की एक भुजा है। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन काटे जाते हैं। 3 सेंटीमीटर के घन काटे जाते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 होगा। तो 5 पे 5 का क्यूब, घन का आयतन क्यूब होता है। तो 5 25 5 125 घन काटे जाएंगे। तो 125 विकल्प नंबर ए सही है। विकल्प नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 105 का विकल्प नंबर ए सही है। विकल्प नंबर ए जिन जिन विद्यार्थियों ने करके आया सही है। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है। बस 1, 2, 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो लेवल के हैं, बस टेट और सी टेट के लिए। अब इसमें अगला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत आसान है। 3 पे घाते 1998, 3 पे घाते 1998 में 7 से, 3 पे घाते 1998, 3 पे घाते 1998 में 7 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो 1998 को आप तोड़ लीजिए। 1998 को आप 3 गुणे 663 में तोड़ सकते हैं। 1998 3 गुणे 663, इसका गुणा करेंगे तो यही आएगा। 3 त्रिका 9, 3 छंग 18 किया 8, हासिल लगाएगा। 3 छंग 18 19, यही आया बटे 7। इतना हो गया। उम्मीद करते होंगे इतना आसानी से समझ में आया होगा। अब इसमें ये हो गया। अब इसमें हम इसको ऐसे करते हैं, 3 पे 3 घात पे 663 को बाहर कर लेते हैं बटे 7। ये हो गया। उम्मीद करते होंगे ये भी। इसको 1989 को हम 1989 को 3 गुणे 3 663 में तोड़ लिए। उसके बाद 663 को 3 पे 3 घात के ऊपर घात कर दिए। अब इसके बाद 303 गुणे 3 पे 3 घात को लिखेंगे। 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 लिख सकते हैं। 27 पे घाते 663 बटे 7 ये लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं। सभी विद्यार्थियों को उम्मीद करते होंगे यहाँ तक समझ में आया है। अगर माइनस पे घात अगर इतना हो गया तो इसमें 7 से भाग देते हैं। तो देखिए किसी भी संख्या में, कोई भी संख्या हो, उसमें भाग देने पर शेषफल 2 रूप में प्राप्त होगा। देखिए जैसे 10 में 7 से भाग देंगे, 10 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल 2 तरीके से प्राप्त होता है। एक 7 एकम 7 शेषफल 3 प्राप्त होगा। 7 दूनी 14 -4 शेषफल प्राप्त होगा। तो इसी तरीके से 27 में 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28 -1 शेष के रूप में प्राप्त होगा। -1 शेष के रूप में प्राप्त होगा। -1 शेष के रूप में प्राप्त होगा। अगर -1 पर घात
अगर -1 पर घात पावर कोई विषम संख्या है तो -1 ही आएगा। ये हो गया। उम्मीद कर रहे होंगे सभी विद्यार्थियों को यहाँ तक आसानी से समझ में आया होगा। बस इसको तो 1989 को तोड़े हैं 3 × 6 सौ इतने में, फिर इसको इस पर कर दिए हैं यहाँ, फिर इसमें गुणा करके 27 लिखे हैं, फिर 27 पे 7 से भाग दिए, -1 आया। अब -1 पे -1 में विषम संख्या घात करेंगे तो विषम संख्या को -1 को 363 बार गुणा करेंगे तो माइनस में जो संख्या आएगी वो माइनस में आएगी, जो संख्या प्राप्त होगी वह माइनस में प्राप्त होगी, -1 प्राप्त होगा। -1 में 7 से भाग देंगे, -1 में 7 से भाग देंगे, नहीं -1 में 7 से घटा दीजिए, इसका -1 प्राप्त हो जाएगा। अब -1 में 7 -1 करिए तो 6 आएगा। विकल्प नंबर सी आपका सही है, विकल्प नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर है आपका 106 में क्वेश्चन विकल्प नंबर सी सही है विद्यार्थियों। जिन विद्यार्थियों का विकल्प नंबर सी आ रहा है वो 100% श्योर हैं। एक बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल 2160 है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुभुज, अगला क्वेश्चन लगाइए सर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आगे चलते हैं विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है? एक बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल, बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल 2160 है। बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल, बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? बहुभुज के भुजाओं की संख्या, बहुभुज के अंतःकोणों का योग इतना होता है। बहुभुज के अंतःकोणों का फार्मूला होता है 2n-4, 2n बहुभुज का अंतःकोण इक्वल टू क्या दे रहा है? 2160 दे रहा है। बहुभुज के अंतःकोण का फार्मूला होता है 2n-4 पाई/2, ये इसका फार्मूला होता है। बहुभुज के अंतःकोण का फार्मूला होता है 2n-4 पाई/2 इतना होता है। तो अब इसमें आप इसको सॉल्व करिए। 2n-4 पाई का मान 180 रख दीजिए इक्वल टू 2160, इसको काट दीजिए 90 आ जाएगा। अब 90 के अंदर गुणा करें, 9 दूनी 18, 180n माइनस 9 चौक 36 इक्वल टू 2160 आ जाएगा, इसका इक्वल टू 2160। अब इसमें 180n इक्वल टू 2160 प्लस 360। अब इसको ऐड कर दोगे तो 0 0, 6 दूना 12 की 2 हाथ से लगा 1, 3 1 4 1 5 2। 2160 में 360 जोड़ोगे 2520 आएगा, 2520। 118 n इक्वल टू 2520, तो n इक्वल टू 2520/180। 1 0 से 1 0 कटा, 18 का नाम 18, 18 चौक 72, n इक्वल टू 14, n इक्वल टू 14। विकल्प नंबर आपका क्वेश्चन नंबर कितना था? अंतःकोण कहियो। क्वेश्चन नंबर 107 का विकल्प नंबर ए सही है, विकल्प नंबर ए सही है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन लगा दीजिए सर, और विद्यार्थी लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं। 108 में सबसे छोटा ऋणोत्तर अभाज्य संख्या, सबसे छोटा ऋणोत्तर अभाज्य संख्या, इसका मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 विकल्प नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कुछ नहीं, बस ऋणोत्तर अभाज्य यानी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अभाज्य संख्या 2 3 5 7 ऐसे होती है।
अभाज्य संख्या वह संख्या जो संख्या 2 से अभाज्य संख्या क्या है? एक से बड़ी हुए संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 ... सबसे छोटी अभाज्य संख्या ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक 2 होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 109। 109 वाला क्वेश्चन जो है इसको सिंप्लीफिकेशन का है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1/1/2 प्लस ये इसमें 2 1 कम 2 1 3/2 प्लस 11 22 23/2 प्लस इसके इसमें गुणा करोगे तो 2 2 3/2 प्लस 2 2 2 3/2। इसको ये हो गया। इस कैल्शियम लोगे तो आएगा 2 3 प्लस 2 3 प्लस 2 2 3 प्लस 2 2 2 3 ये हो गया। अब इसको ऐड कर लो तो क्या आएगा? 3 3 6 3 9 9 3 12 सॉरी 12 के 2 हाथ से लगा 1 2 2 4 2 6 7 फिर 2 2 4 फिर 2 24 72/2 24/2 इसको काटोगे तो 1236 आएगा। विकल्प नंबर बी सही है विद्यार्थियों। विकल्प नंबर बी सही है। सर अगला क्वेश्चन लगा दिए। यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं ए और बी के लिए एक मिनट क्वेश्चन कट गया है मेरे यहाँ। क्या है क्वेश्चन? एक मिनट। यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं ए और बी के लिए सभी प्राकृतिक संख्या बस हो गया। इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगा दिए होंगे उम्मीद करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन। यदि सभी प्राकृतिक क्या है ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ये है, तो 9 स्टार 10 का मान ज्ञात कीजिए। का मान पूछ रहा है तो ये है ए का मान 9 बी का मान 10 यहीं रख दीजिए आंसर आ जाएगा। तो 9 ये ज्ञात करना है इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 9 गुणे 10 तो 9 9 81 हो जाएगा। 9 9 81 हो जाएगा प्लस 10 10 100 हो जाएगा प्लस सॉरी माइनस होगा यहाँ 9 10 90 हो जाएगा। तो 81 में 100 जोड़ोगे 181 आ जाएगा माइनस 90। 181 में से 90 घटाओगे क्या आ जाएगा? 109 आ जाएगा। नहीं 181 में से 90 घटा दो 1 आएगा। 18 में से 9 गए 91 आएगा 91 विकल्प नंबर सी सही है। विकल्प नंबर सी सही है। 110 का विकल्प नंबर सी आ रहा है। 111 अगला क्वेश्चन लगा दीजिए सर। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 की ओर चलते हैं। 111 बहुत आसान क्वेश्चन है। 111 नंबर। यदि x और y शून्योत्तर वास्तविक संख्या हो तो शून्योत्तर
बहुत आसान क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। उम्मीद करते होंगे सर आपके अगले क्वेश्चन लगा दिए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 111 नंबर। x और y शून्योत्तर वास्तविक संख्या है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हमेशा धनात्मक है, हमेशा ऋणात्मक है। x और y के कुछ मानों के लिए शून्य है का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ये क्या है? हमेशा धनात्मक है। x और y शून्योत्तर वास्तविक संख्या है तो देख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका मतलब हमेशा धनात्मक है। इसका विकल्प नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 111 का विकल्प नंबर ए सही है। देख रहे हो क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जा रहा है। इसका धनात्मक है। देख रहे हो एक्स और वाई का मान धनात्मक है तो धनात्मक ही होगा। अगला क्वेश्चन लगाइए सर। क्वेश्चन नंबर 112। ये क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ में पूछ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको आप अगला क्वेश्चन लगाइए सर। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे होंगे, हम क्वेश्चन चलो लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। ये हुआ, ये बस इसमें इसी में हम बता दे रहे हैं। 4 3 7 6 1 2 5 1 3 और 4 और इधर 8 7 15 और 6 9 2 5 6, यहाँ 5 नहीं है, 5 ऊपर है। 6 5 प्रश्नवाचक चिन्ह 4 7, ये है क्वेश्चन। अब इसमें आप देखिए 4 3 7 7 1 4 3 7 6 13 14, 14 का आधा 7 होगा। ऐड करके आधा कर दो 7 आ जाएगा। 3 2 5 1 6 4 10, 10 का आधा कर दो ये आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें 8 7 15 6 21 9 30, 30 का आधा कर दो ये आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें 6 5 11 और इधर कितना 4, 6 5 11 4 15 7 22, 15 7 22 का आधा कर दो ये आ जाएगा, अर्थात 11 आएगा। विकल्प नंबर डी सही है। विकल्प नंबर डी आएगा। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह अर्थात स्टार के स्थान पर 11 आएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन लगा दीजिए सर। अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या? यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याएं, 1 मिनट, अगला क्वेश्चन, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं ए और बी के लिए ए पे घाते b = 125 है तो b पे घाते अर्थात इसका मान ए पे घाते b = 5 5 25 5 125, इसको लिख सकते हैं। 125 को 5 पे घात 3 लिख सकते हैं। ए पे घाते b अर्थात b का मान 3 हुआ, a का मान 5 हुआ। तो क्या b पे घाते a का मान ज्ञात कीजिए। तो b क्या है? 3 है, a क्या है? 5 है। ये 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 3 27 3 81 3 343, 343 कौन सा विकल्प है? विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर ए सही है। 113 नंबर का विकल्प नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगा दीजिए सर। अगला क्वेश्चन लगा दीजिए सर। 1 और 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या अर्थात 100। आप इसमें क्या कह रहा है? 1 से 10 तक संख्याओं से कौन सी ऐसी संख्या है जो संख्या 1 से 10 तक की संख्याओं से
छोटी छोटी संख्या कौन है विभाजित हो, सब छोटी संख्या 100 है। 100 को देखिए 2 से विभाजित हो जाएगा मगर 3 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, तो इसके लिए ये नहीं होगा। 1000 है, 2 से हो जाएगा, 3 से नहीं होगा। 2520 है, 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 8 24, 3 8 24, एक बचेगा, 3 से हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 7 से 7 तिरिक 21, 4 7 25 35, 7 6 42, 7 से भी हो जाएगा, 9 से 9 2 18, 7 9 8 72। ये संख्या, ये ऐसी संख्या जो 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्या से विभाजित हो जाएगी। इससे बड़ी 5400 है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं, न्यूनतम पूछ रहा है। इन चारों इसमें विकल्प नंबर सी सही है, विकल्प नंबर सी 114 नंबर विकल्प नंबर सी सही है। इसके बाद 115 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ये देखो, ये भी क्वेश्चन रीजनिंग का है। यदि 4/8/2017 को शुक्रवार है, 4/8/2017 को क्या है, शुक्रवार है, 4/8/2017 को शुक्रवार है, तो 61 दिन बाद तो 61 दिन बाद 61 में 60 से भाग दे दो, 61 में 60 से भाग दे दो, 7 8 56, शेष कितना 5 बचेगा। 5 दिन बाद शुक्रवार में 5 जोड़ दो, शुक्रवार में 5 ऐड कर दो, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, 5 दिन बाद, 5वें दिन बुधवार है, 5 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, बुधवार के बाद क्या आएगा, बृहस्पतिवार। विकल्प नंबर ए आपका सही है, बृहस्पतिवार विकल्प नंबर ए सही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलने। क्वेश्चन नंबर 116 ज्यामिति का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ज्यामिति का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116 बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहा है, आपको एक फिगर दे रहा है, फिगर हम बनाते हैं। ये दिया है, ये समांतर रेखा है, ये और इसका नाम ये दे रहा है ABCD PQNM, तो ये 110 हुआ, 110 अंश, ये Y अंश, ये 120 अंश हुआ, ये x अंश हुआ, इतना हुआ। तो उसमें देखिए ये सीधी रेखा है, समांतर है, इसकी देखिए ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, दोनों रेखाएं समांतर हैं। इतना समझ में आया, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, ये रेखा एक दूसरे के समांतर हैं, इतना हुआ। जब ये रेखा समांतर है तो ये रेखा और ये इस रेखा पर जहाँ 120 अंश हुआ तो यहाँ भी 120 अंश होगा, इतना समझ में आया। और इसमें ज्ञात क्या करना है, 1 मिनट, इसमें ज्ञात करना है, इसमें बता रहा है, इसमें AB समांतर है CD के, तो y माइनस x, y का अंश और x का अंश, तो यहाँ 120 था तो ये इसके समांतर है, तो यहाँ भी 120 होगा। अब ये कोण, ये सीधी रेखा है तो आधा ऐसे 120 अंश है, पूरा 180 होता है, तो ये कितना होगा, 60 अंश होगा, तो पूरा 180 हो जाएगा, तो ये कितना 60 अंश हुआ, ये 60 अंश हुआ। और ये 110 है तो ये भी 110 होगा, समांतर है, तो ये 110 हुआ, तो ये कितना होगा 110, ये 70 होगा। अब देखिए ये 70 हुआ, ये और ये आपका 60 हुआ, तो आप इसमें y का मान क्या आया 70, माइनस x का मान कितना आया 60, वो 70 में से 60 घटाओगे कितना आया 10 अंश, 10 अंश कोई विकल्प है, 10 अंश विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी में 10 अंश है, यही सही है, यही सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 117, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। ठीक है,
ये भी जनरल क्वेश्चन है, बहुत आसान है। उम्मीद करते होंगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वालिटी के साथ। इसमें देखते हैं, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को बेचने में 390 रुपये में 20% लाभ, अब 20% लाभ अर्थात 120% बराबर 390, तो 100% इक्वल टू 390 अपान 120 इंटू 100। ये इससे कटा, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, 4 से ये 25, 25 3 75 की, 5 हाथ से लगा 4, 25 एकम 25, 25 4 29, ये हुआ 25 4 29। क्या हुआ, सॉरी क्या हुआ, 13, 25 3 75, 25 3 75 की 5 हाथ से लगा 7, 25 एकम 25, 25 7 32 होगा, 25 7 हाथ से लगा 25 7 32, 320 आंसर होगा। 325 सॉरी 325 विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी 325 आंसर होगा। विकल्प नंबर डी आपका आंसर होगा। इस स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी कस्बे, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए सर, इसको इरेज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन लगा दीजिए सर। अगला क्वेश्चन, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि यानी कितना बढ़ रहा है। 60,000 से बढ़कर क्या, 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जा रहा है, तो वृद्धि 65,000 माइनस 60,000 बटे 60,000 पे हो रहा है इंटू 100। 1 2 3 0 नहीं, यहाँ नहीं कटेगा। 65 में 60 घटेगा, 5,000 अपान 60,000 गुणे 100। 1 2 3 0 से 3 0 कट गया, 5 से ये कटा 12, 5 से 12 5 60, अब ये 12 हो गया। 5 नहीं 60 से इसको काट दो, 20 5 100, 20 3 60, 5 हम 25 बटे 3, 3 8 24, 1 ये 8 सही, 1/3%। विकल्प नंबर डी सी सही है। विकल्प नंबर सी में देखो 8 सही, 1/3% आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, मिश्र समानुपात का है। आगे चलते हैं सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 119 119। क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119 क्या है। क्वेश्चन नंबर 119 क्या है। व्यक्ति 40 व्यक्ति 30 दिन में 20 kg चावल खाते हैं, कितने दिन में 30 व्यक्ति 500 kg चावल खाएंगे। देखिए इसमें सबसे पहले आप ऐसे लिख लीजिए, व्यक्ति दिन, उसके बाद केजी अर्थात चावल कितने केजी खा रहे हैं। तो उसमें अब क्या है, पहले 40 व्यक्ति कितने दिन में, 30 दिन में कितने केजी, 200 केजी। उसके बाद क्या, कितने दिनों में अर्थात 100 दिनों में 30 व्यक्ति कितने चावल खाते हैं, 500। ये इतना हो गया। इसके बाद हम ऐसे तीर लगाएंगे। सबसे पहले इसमें तीर ऐसे लगाइए, जो ज्ञात करना है उधर तीर ऐसे लगाइए। अब इसके बाद जितने ज़्यादा व्यक्ति रहेंगे उतना कम दिन चलेगा, जितना ज़्यादा व्यक्ति रहेंगे उतना कम दिन राशन चलेगा। जैसे 10 किलो चावल है, 5 व्यक्ति हो तो 10 दिन चला, 10 किलो चावल 5 व्यक्ति 10 दिन चला। तो वही चावल अगर 10 किलो है, अगर 5 व्यक्ति हो तो 10 दिन चला, वही 20 व्यक्ति हो जाए
तो 2-4 दिन ही चलेगा। तो इसका क्या मतलब व्यक्ति और दिनों में विपरीत है, मिश्र समानुपात जो है विपरीत दिशाओं में है। दिन और के चावल केजी जो है उसका भार, इसमें क्या है, अगर ज़्यादा चावल रहेगा तो ज़्यादा दिन चलेगा, कम चावल रहेगा तो कम चावल, इसका मतलब सम अनुपात है। तो इसका क्या है, x/30 इक्वल टू 40/30 गुणे 500/200। बस यही सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 1 0 1 0, ये क्या हो गया, 2 से ये 2, x/30 इक्वल टू 5 दूना 10/3। तो ये x इक्वल टू 3 धामा 10, 10 धामा 100, x इक्वल टू 100, अर्थात 100 दिन चलेगा। विकल्प नंबर डी सही है, विकल्प नंबर डी सही है। 119 में विकल्प नंबर डी। आज के लिए क्वेश्चन नंबर लास्ट चलेगा, मैथ सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लगा दीजिए सर, लास्ट क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाइयाँ 16 सेमी और 12 सेमी है। समचतुर्भुज की भुजा क्या होगी? समचतुर्भुज एक पहले समचतुर्भुज बना लीजिए, ये हो गया समचतुर्भुज। समचतुर्भुज विकर्णों की लंबाइयाँ 16 और ये विकर्ण, ये पूरा भुजा, ये पूरा 16 है, तो ये क्या होगा, ये पूरा 16 है तो ये 8 होगा, ये 8 होगा, 16 है। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 12 है तो ये 6 होगा, ये 6 होगा। अब ये 8 ये 6, तो ये क्या होगा, कर्ण बराबर लिखा है पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है 8 का, लंब क्या है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 टाइम 64 प्लस 6 टाइम 36, 64 36 100 अर्थात 10, के इक्वल टू 10। तो भुजा क्या आ गई, 10 आ गई। ये भी भुजा 10 आ गई। भुजा समचतुर्भुज की भुजा, बस यही समचतुर्भुज की भुजा पूछा है। समचतुर्भुज की भुजा 10 सेमी आ गई। विकल्प नंबर डी, 120 वाले में विकल्प नंबर डी सही है, विकल्प नंबर डी सही है। ठीक है विद्यार्थियों, उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को हम जो 30 क्वेश्चन यूपी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 का सॉल्व कराए, सभी विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आया होगा। आप लोग इसी तरह से हमारा वीडियो देखते जाइए। हम यूपी टेट के लिए मैथ सेक्शन को हर एक विद्यार्थी को जो यूपी टेट देना चाहता है, हम एक विद्यार्थी को 30 में 30 दिलाने के लिए दावा करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसी तरीके से हम प्रैक्टिस बैच यूपी टेट के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग की डिमांड के आधार पे हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग पढ़ते जाइए, जहाँ ना समझ में आए हमें बताना। इसके लिए हम आपसे हमारा हमेशा वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे तो आपको हमेशा हमारा वीडियो मिलेगा। ठीक है विद्यार्थियों, बस आज के लिए यहीं पर हम ब्रेक करते हैं। थैंक यू।